आज के टाइम में सैम बहादुर को कौन नहीं जानता, लेकिन लोगों ने इनको तब जाना तब इनके नाम की एक मूवी रिलीज होती है थिएटर्स में। और अफसोस की बात तो यह है कि इस मूवी से पहले कोई जानता भी नहीं था कि सैम नाम का बंदा भी एग्जिस्ट करता है इंडियन आर्मी के अंदर। सैम बहादुर एक ऐसा इंसान जिसको प्रधानमंत्री ने खुद सॉरी बोला, लेकिन आखिर इनका नाम सैम बहादुर कैसे पड़ा और क्या थी इनकी लाइफ जर्नी, आइए जानते हैं। What are you jumping? 3 अप्रैल 1914 को सैम बहादुर का जन्म होता है पंजाब के अमृतसर में। और उस टाइम जो इंडिया था उसको ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस टाइम पूरे इंडिया पे अंग्रेजों का राज था। सैम बहादुर ने अपनी स्कूलिंग वहीं के एक लोकल स्कूल से करी और उसके बाद वो चले जाते हैं नैनीताल शेरवुड कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। अब सैम के जो पिताजी थे वो एक डॉक्टर थे और इसी वजह से जो सैम थे वो भी एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन सैम के जो पिताजी थे वो बिल्कुल इस चीज़ से नाखुश थे कि सैम एक डॉक्टर बने। और इसी चीज़ से सैम जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और भारतीय सैन्य अकेडमी में वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की बदौलत वो भारतीय सैन्य अकेडमी में सिलेक्ट भी हो जाते हैं। और इसके बाद काफ़ी अलग अलग रेजिमेंट में उनके ट्रांसफर्स होते हैं और काफ़ी अलग अलग रेजिमेंट्स में वो सिलेक्ट भी होते हैं। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में सैम बहादुर को टेम्परेरी कैप्टन के रूप में रखा जाता है पहले 2 साल, और उसके बाद 4 फरवरी 1942 को उनको कैप्टन के रूप में इंक्रीमेंट दे दी जाती है। अब आर्मी लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, कहीं छोटी मोटी लड़ाई हो जाए, कहीं वॉर हो जाए, मतलब वॉर के आसार जो है वो बिल्कुल बने रहते हैं। और इसी का एक किस्सा निकल के आता है पगोड़ा हिल्स का। जब सैम बहादुर और उनकी जो बटालियन थी वो पगोड़ा हिल्स पे जापानी सेना के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उस टाइम सैम बहादुर जो थे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा घायल होने के बाद भी सैम बहादुर जो थे वो पगोड़ा हिल्स को कैप्चर करने में कामयाब होते हैं और जापानी सेना को हरा देते हैं। सैम बहादुर की बॉडी में 7 LMG बुलेट्स यानी कि लाइट मशीन गन की बुलेट्स लगी थी और डॉक्टर्स ने क्लियरली मना कर दिया था कि सैम बहादुर के बचने की कोई उम्मीद है। लेकिन फिर भी ऑपरेशन के दौरान सैम बहादुर के लीवर, किडनी और फेफड़ों से 7 बुलेट्स निकाली गई। अब यहाँ पे एक और मजेदार सा किस्सा आता है जहाँ पे पता लगता है सैम बहादुर का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत कमाल का था। अब जो सर्जन थे जिन्होंने सैम बहादुर का ऑपरेशन किया था और उनकी जान बचाई थी, वो सैम बहादुर से पूछते हैं कि आपको क्या हुआ था। तो सैम बहादुर यहाँ पे कहते हैं कि कुछ नहीं, बस एक खच्चर ने लात मार दी थी। तो इस बात से जो सर्जन थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि यार तुम एक ना बहुत कमाल के बंदे हो, इसलिए तुम्हें ना बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ से हमें पता लगता है कि सैम बहादुर को अपनी जान से ज़्यादा अपने देश की परवाह थी। लेकिन जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो सैम बहादुर की जो बटालियन थी वो पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन फिर भी इन दी एंड ऑफ 1947 सैम बहादुर को बुलाया जाता है और उनको गोरखा राइफल्स की 3री बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। लेकिन 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी फोर्सेस जम्मू कश्मीर को घेर लेती हैं और उस टाइम जम्मू कश्मीर पे राज था राजा हरी सिंह का। और राजा हरी सिंह इस चीज़ को देखते हुए इंडिया से मदद की गुहार लगाते हैं। इसके बाद 25 अक्टूबर को राज्य सचिव PP मेनन के साथ में सैम बहादुर कश्मीर और श्रीनगर का एयर सर्वे लेते हैं और उसके बाद 27 अक्टूबर को भारतीय सेना को भेज दिया जाता है जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी फोर्सेस से बचाने के लिए। लेकिन वो जो बटालियन वहाँ पे गई थी उस बटालियन का जो कमांड था वो सैम बहादुर के हाथ में नहीं थी। अब 1957 में सैम बहादुर को इंपीरियल डिफेंस कॉलेज जो कि लंदन में था उसमें 1 साल के लिए भेज दिया जाता है ताकि वो हायर कमांडिंग ऑफिसर का जो कोर्स है उसे कंप्लीट कर सके। अब इसके बाद जब सैम बहादुर लंदन से वापस आ जाते हैं तो इनको मेजर जनरल की रैंक के साथ में 26वीं पैदल सेना विभाग का GOC बना दिया जाता है। GOC का मतलब है जनरल ऑफिसर कमांडिंग, या फिर मैं कहूँ जनरल कमांडिंग ऑफिसर। लेकिन जब उस टाइम इनको GOC बनाया गया तो उस टाइम के जो सेना अध्यक्ष थे उनका नाम था KS थिमैया और उस टाइम के जो रक्षा मंत्री थे उनका नाम था कृष्ण मेनन। अब इन दोनों नामों को याद रखना क्योंकि ये 2 ऐसे नाम हैं जो आगे चल के सैम की करियर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब 1 मार्च 1959 को सैम बहादुर को स्थायी मेजर जनरल के रूप में पदोन्नत कर दिया जाता है और 1 अक्टूबर को उनको डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन का कमांडेंट बना दिया जाता है। और इसके बाद सैम बहादुर जो है वो एक विवाद में फंस जाते हैं और इसी विवाद के कारण उनका जो करियर था वो लगभग समाप्त ही होने वाला था। मई 1961 में KS थिमैया जो कि सेना अध्यक्ष थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह जनरल प्राणनाथ थापर ने ले ली थी।
अब साल की शुरुआत में मेजर जनरल ब्रिजमोहन कौल को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया और कृष्ण मेनन को क्वार्टर मास्टर जनरल बना दिया। अब ये जितने भी काम हुए इनमें रजामंदी नहीं थी एक इंसान की, और उस इंसान का नाम था के.एस. थिमैया, जिसका नाम मैंने आपको वीडियो में पहले याद रखने के लिए बोला था। और इसी बात से जो के.एस. थिमैया थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और अपनी जो पोस्ट थी उससे रिजाइन दे देते हैं। अब ब्रिजमोहन कौल रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री नेहरू के साथ में मिलकर बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इंडियन आर्मी के अंदर पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। लेकिन यही पॉलिटिक्स जो है वो सैम बहादुर और उनके कुछ साथियों को पसंद नहीं आती और वो इस चीज़ का विरोध करते हैं और इसी विवाद के चलते सैम बहादुर और उनके कुछ साथियों को राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता है। अब ब्रिजमोहन कौल जो थे वो सैम की जासूसी के लिए भी कुछ लोगों को भेजते हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जासूसों के थ्रू उनसे सैम बहादुर के ऊपर राजद्रोह का आरोप भी लगा दिया जाता है और कोर्ट के अंदर मांग की जाती है इन्वेस्टिगेशन की। और इसी चीज के चलते सैम का जो करियर था वो बिल्कुल अपने एंड पॉइंट पे था। अब कोर्ट इस मामले में कोई ढंग का फैसला सुनाए उससे पहले ही शुरू हो जाती है इंडो चाइना वॉर, जिसमें सैम हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन सैम के लिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो गया और वो पॉइंट था कि उनका जो करियर था वो बच जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक चीज है जो मैं कहना चाहता हूँ और वो है मौत को छू के टक से वापस। मौत को छू के टक से वापस। लेकिन इंडिया चाइना से वाली वॉर हार जाता है और इसका जो जिम्मेदार है वो ठहराया जाता है ब्रिजमोहन कौल और कृष्ण मेनन को। 1962 में सैम की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नेहरू से और उस टाइम जो सैम बहादुर थे वो कहते हैं कि ये सारे के सारे जितने भी इल्जाम मुझ पे लगाए गए ये सारे के सारे झूठे थे और मेरी जो इंक्रीमेंट थी उसको 18 महीने तक रोका गया। और इसी चीज़ के चलते जो प्रधानमंत्री नेहरू थे उस टाइम वो सैम बहादुर से माफ़ी मांगते हैं और उनको वापस से अपनी बटालियन की कमांड संभालने के लिए भी एग्री करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा और सुनाता हूँ जहाँ से हमें पता लगेगा कि आखिर में सैम बहादुर नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ। अब एक बार क्या हुआ कि जो सैम बहादुर थे वो अपनी जो बटालियन थी उसका दौरा करते हैं और जब वो अपनी बटालियन का दौरा कर रहे थे तो उस टाइम वो एक सोल्जर से पूछते हैं कि क्या तुम अपने सरदार का नाम जानते हो। तो वो जो सोल्जर था वो कहता है कि हाँ मैं अपने सरदार का नाम जानता हूँ, उनका नाम है सैम बहादुर। और उसी दिन से सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान की वॉर शुरू हुई जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और ये जो वॉर थी ये 12 दिन चली और पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों को इसमें बंदी बनाया गया था। भारत के 2000 और पाकिस्तान के 6000 सैनिक इस वॉर में मारे गए, लेकिन पाकिस्तान से भारत जो है ये वॉर जीत जाता है। इन जून 1972 जब सैम बहादुर जो थे वो रिटायर होने वाले थे तभी उनका जो कार्यकाल था उसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाता है और 1 जनवरी 1973 को उनको फील्ड मार्शल की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाता है। ये तो रही उनकी बचपन से लेके और उनकी आर्मी लाइफ तक की कहानी। लेकिन अब एक नज़र डालते हैं उनकी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ पे। सैम बहादुर रिटायर होने के बाद अपनी वाइफ के साथ में कन्नूर में जाके बस गए थे जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। साल 2007 में सैम बहादुर के ऊपर जितने भी आरोप थे कि उन्होंने इतने पैसे लेके पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन बेची थी इंडिया की, उनको राजद्रोही और राज विरोधी घोषित कर दिया गया था, वो सारे के सारे जितने भी एलिगेशंस थे सैम बहादुर के ऊपर से हटा दिए गए थे साल 2007 में। 1973 में सैम बहादुर को जब फील्ड मार्शल के पद पे पदोन्नत किया गया था उस टाइम उनको एक फंड मिलना था, जो फंड उनको नहीं मिला, जिन पे उनका पूरा हक था। लेकिन साल 2007 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम सैम बहादुर से मिले और उनको 30 सालों का जितना भी बकाया उनका जो फंड था 1.7 करोड़ रुपीस का उन्हें चेक दिया गया। 27 जून 2008 को 94 साल की उम्र में सैम बहादुर दोपहर के 12:30 बजे तमिलनाडु के वेलिंगटन के आर्मी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती। और बस यहीं तक थी एक महान सोल्जर की कहानी। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।